हेलो दोस्तों, आज मैं फिर लेकर के हाजिर हूँ। साइंस के जो भौतिक विज्ञान का पार्ट है प्रकाश, उस प्रकाश में हम कुछ टॉपिक तक डिस्कस कर लिए थे, यानी लेक्चर 1 हो गया था। लेक्चर 2 के बारे में बात करते हैं। हमने गोलीय दर्पण तक डिस्कस कर लिया था कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण में कितने प्रकार के दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ पोर्शन तो खत्म कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो गोलीय दर्पण है हमारे पास 2 प्रकार के, उसमें कुछ संबंधित टर्मोलॉजी है, मतलब कुछ परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं को, उन बिंदुओं को समझते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, आपसे फिर गुजारिश है, फिर से जैसे कि मैं हर बार वीडियो में कहता हूं, कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको पहुंचाएं। गांव के बच्चों तक तो आप कम से कम पहुंचाएं, क्योंकि उनको सही एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो आप गांव के बच्चों को इस चैनल को जरूर पहुंचाएं, शेयर करें, जिससे उन तक पहुंचे और वो भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, टाइम वेस्ट न करते हुए हम आगे अपने आते हैं मुद्दे पर। ठीक है, आपका दायित्व है, आप अपना काम करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं आपके लिए अपना काम करूंगा। ठीक है, तो जिससे आपका भी भला हो और मेरा भी थोड़ा से सब्सक्रिप्शन बढ़ता जाए। ठीक है, जितना ज्यादा शेयर करोगे अब मुझे मेरी मेहनत का फल मिलता जाए। लोगों तक जितना ज्यादा पहुंचेगा उतना ज्यादा मुझे फल मिलेगा। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या है हमारे पास, ये हम डिस्कस कर लिए थे। अब उससे गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उन्हें हम समझना है। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं, उन्हें हमें समझना है। तो सबसे पहला हमारे पास है, जो सबसे पहली जो टर्मोलॉजी है वो है आपके पास में ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? सबसे पहली टर्मोलॉजी है ध्रुव। ध्रुव क्या चीज है? ठीक है, ध्रुव का मतलब यह है कि दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, ठीक है, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। ठीक है, इसे हम कल डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ये डिस्कस नहीं हुआ था क्या? चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, फिर हम ध्रुव पे आते हैं। चलिए, अच्छा, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ये टर्मोलॉजी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, मैं डिफिनेशन लिख लेता हूं। अवतल दर्पण क्या है? ठीक है, अवतल दर्पण क्या है इसको समझते हैं कि आपके पास अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसका गोलीय पृष्ठ जो आपके पास में एक अंदर वाला जो पृष्ठ है, वो अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक होता है, जबकि उभरा वाला पृष्ठ जो होता है कलाई होता है। अवतल दर्पण क्या हमारे पास में? वह दर्पण जिसका जो अंदर वाला, यानी आपके पास में बाहर वाला जो अंदर वाला जो पृष्ठ है वो है परावर्तक, यानी जिससे परिवर्तन होता है, और जो उभरा हुआ पोर्शन है, यानी बाहर वाला जिसे हम कहते हैं, ये उभरा हुआ पोर्शन जो है उठा हुआ, वो आपके पास कलाई किया होता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए उत्तल में, तो जो उभरा हुआ पोर्शन है वो आपके पास परिवर्तक है, जो अंदर वाला पोर्शन है, जो अंदर इनर वाला, ठीक है, आपके पास में गोलीय परिवर्तक सतह जो आपके पास में अंदर वाली है वो क्या है? कलाई की हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब अंदर वाली अगर परिवर्तक सतह आपके पास में, परिवर्तक सतह अंदर वाली आपके पास परिवर्तक सतह होगी और उभरी हुई जो होगी वो कलाई करी हुई होगी, तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, परिवर्तक सतह अंदर की तरफ और कलाई ऊपर की तरफ हो तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, आपके पास में वह अवतल दर्पण क्या है? वह गोलीय दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसकी
परावर्तक सतह जिसकी परावर्तक सतह अंदर की तरफ एवं उभरी हुई सतह जो है वो कलाई करी हुई एवं उभरी सतह पर हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अवतल दर्पण के बारे में, वो डायग्राम बना लीजिएगा इसके नीचे। अब हम बात करते हैं बेटा उत्तल दर्पण के लिए। क्या है उत्तल दर्पण? सिंपली इसका उल्टा कर दीजिएगा, जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो और आपके पास सॉरी हाँ जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो और अंदर की तरफ क्या हो, कलाई करी हो, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसकी भी डेफिनेशन यह है, वह गोलीय दर्पण ठीक है, जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो एवं अंदर वाली सतह कलाई ठीक है, या कह लें एवं अंदर वाली सतह पर ठीक है, तो उस दर्पण को ठीक है, तो उस दर्पण को इस तरीके से आपका ये डेफिनेशन खत्म हुआ। इसमें आप ये वाला नीचे वाला डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम बात करते हैं कुछ संबंधित पॉइंट ठीक है, क्या है वो पॉइंट? पहले नंबर पे आते हैं ध्रुव। क्या है ध्रुव? ठीक है, ध्रुव की अगर बात करें हम तो
ये जो यहाँ पास मध्य में P वाला बिंदु होता है ना, इस दर्पण के बीचों बीच, इस दर्पण के बीचों बीच, तो ये जो P बिंदु है दर्पण के मध्य जो है आपके पास बीचों बीच, दर्पण के जो मध्य बिंदु है आपके पास में बीचों बीच आपके पास में, उसी को हम कहते हैं ध्रुव। ठीक है, तो क्या कहेंगे, दर्पण के मध्य बिंदु को मध्य बिंदु को मध्य बिंदु को दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब अगला जो है हमारे पास ध्रुव के बाद आता है मुख्य अक्ष, जा कह लें हम वक्रता केंद्र लेते हैं। क्या है वक्रता केंद्र? ठीक है, आपके पास में तो वक्रता केंद्र में अगर बोलें कि भाई ये जो दर्पण जिस खोखले कांच के खोखले गोले से लिया गया है, ये जो गोलीय दर्पण है जिस कांच के खोखले गोले से लिया गया है, उसी खोखले गोले का केंद्र जो है इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण हम लिख लेते हैं। गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से लिया गया है, कांच के खोखले गोले से लिया गया है। ठीक है, जिस कांच के खोखले गोले से लिया गया है, उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे मैं एक गोला लिया, इस गोले का इतना भाग मैंने कट कर दिया, इस गोले का केंद्र ये होगा। अगर इस गोले का केंद्र यहां पास है और इसे मैं एक कट कर दूं, तो इस गोले में जितने भी बिंदु होंगे उन सब का केंद्र यही होगा। तो यहां पास भी सारे बिंदु जो हैं, ये सतह है गोले की, ये सतह को हमने कट किया है, लेकिन इस सतह के जो केंद्र होगा वो यही होगा, क्योंकि ये सतह जो है इसी गोले का हिस्सा है। और इस सतह को कट किया, कट करके बाहर ले आए, बाहर ला करके अब इसको अंदर से कलाई करें चाहे बाहर से कलाई करें, अंदर से कलाई करेंगे तो नीचे वाला हो जाएगा, बाहर से कलाई करेंगे तो ऊपर वाला दर्पण मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में वक्रता केंद्र जो होता है, तो उसे कहते हैं कि जो वो दर्पण जो है आपके पास में गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से लिया गया होगा, उसी खोखले गोले का केंद्र जो होगा दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब वक्रता केंद्र के बाद में तीसरा जो बिंदु है वो है आपके पास में वक्रता त्रिज्या, या आपके पास मुख्य अक्ष ले लेते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? ठीक है, मुख्य अक्ष अगर बात करें हम, तो एक लाइन है, मतलब एक प्रकाश किरण है, एक प्रकाश किरण है, चाहे उसको रेखा समझे चाहे लाइन समझे। ठीक है, आपके पास में एक प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से
और ध्रुव से होकर के गुजरे, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के गुजरे। मान लेते हैं ये वक्रता केंद्र, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र और ध्रुव के से होकर के गुजरती है, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के गुजरती है, उस प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र एवं वक्रता केंद्र एवं ध्रुव से होकर के गुजरती है, एवं दर्पण को दो बराबर भाग में विभाजित करती है, एवं दर्पण को दो बराबर भाग में विभाजित करती है। विभाजित करती है उस किरण को, प्रकाश किरण को, उस किरण को मुख्य अक्ष कहते हैं। उस किरण को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं बेटा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा मुख्य अक्ष क्या है हमारे पास में। जिसके क्या नाम है आपके पास में, जिस किसी के साथ में ऐसा फिनोमिना होता है आपके पास में, जिस भी दर्पण के साथ में या आपके पास में गोली सतह के साथ में ऐसा कोई फिनोमिना होता है कि प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र और पी से होकर के गुजरे, ध्रुव से होकर से गुजरे, ठीक है, उसी प्रकाश किरण को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, इसी को कहेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हो गया आपके पास में वक्रता केंद्र, ये हो गया बेटा ध्रुव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब जो है ध्रुव, वक्रता केंद्र, अब आपके पास में ये सब डिस्कस हो गया आपके पास में। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, चौथा बिंदु, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है हमारे पास में? वक्रता त्रिज्या की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या में अगर देखें तो हमें क्या मिलेगा, वक्रता त्रिज्या का मतलब यह है कि यहां पास अगर देखें, यह है वक्रता केंद्र और यह है ध्रुव, यह है ध्रुव, यह है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और जो ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये जो बीच की दूरी है, इसी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो क्या लिखेंगे हम,
वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के मध्य दूरी को, ध्रुव के मध्य दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वक्रता त्रिज्या, और इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसको R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को C से, ध्रुव को P से, त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अगला जो टर्म है, परिभाषा है फोकस बिंदु। मुख्य फोकस बिंदु या फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये समझना बहुत जरूरी है कि कई बार आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब मुख्य फोकस बिंदु वह बिंदु है, वो मुख्य अक्ष पे ही मिलता है। तो इसको समझते हैं हम डायग्राम से ही कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है, गिरती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर गिरती है, और दर्पण के गिरने के बाद उसका परिवर्तन होगा। दर्पण पर गिरेगी तो आपके पास में परिवर्तन होगा। यहां पास भी समझिएगा, इसलिए मैंने डोर आइगम बना के दिया है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण चलती है तो वो दर्पण पर क्या होती है, गिरती है, आपतित होती है। दर्पण पर आपतित होती है। ठीक है, आपतित होने के बाद क्या होता है, परिवर्तन के पश्चात, आपतित होगी तो परिवर्तन होगा, आपतित होती है, और परिवर्तन के पश्चात, परिवर्तन होने के बाद क्या होगा, परिवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए मिले, प्राप्त हो, प्रतिच्छेद करते हुए प्राप्त हो। ठीक है, प्रतिच्छेद करे और प्रतिच्छेद करते हुए प्राप्त हो का मतलब है कि प्रतिच्छेद जो कर रही है वो वास्तव में कर रही है। प्रतिच्छेद करते हुए प्राप्त हो, इसका मतलब ये है कि वो वास्तविक रूप से नहीं है, वो आभासी रूप से कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेद कर रही है। अगर मैं इसको देखूं तो ये इधर की तरफ आएगा, और ये इधर की तरफ परिवर्तित होकर के आ रही है, तो उधर तो कोई दर्पण है नहीं है, इधर कोई मुख्य अक्ष नहीं है, तो प्रतिच्छेद तो करेगा नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ लेते हैं। तो ये है आपके पास में प्रतिच्छेद करते हुए प्राप्त हो, पीछे की तरफ। जब प्रतिच्छेद करते हुए प्राप्त होगी या प्रतिच्छेद करेगी जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को, वही बिंदु जो है आपके पास में मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, आपके पास में क्या लिखेंगे डिफिनेशन, सॉरी क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परिवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण
परिवर्तन के पश्चात ठीक है, परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो, प्रतिच्छेद करती या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो। ठीक है, या लिख सकते हैं मिलती हुई या मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो। ठीक है, तो उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दर्पण के लिए भी यही डिफिनीशन है और जो लेंस है उसके लिए भी यही डिफिनीशन रहेगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, यही डिफिनीशन दोनों के लिए रहेगी, लेकिन यह परिवर्तन के बाद परिवर्तन को छोड़ करके अपवर्तन लिखना पड़ेगा। वहां पास हम देख लेंगे कि क्या है आपके पास, परिवर्तन छोड़ करके अपवर्तन लिखना पड़ेगा, लेकिन डिफिनीशन यही रहेगी आपके पास में। सब कुछ वही रहेगा, लेकिन एक शब्द ये चेंज होगा। इसका मतलब ये जो आपके पास बिंदु है ये मुख्य फोकस है, यहां फोकस बिंदु है, और ये जो है यहां पास भी ये फोकस बिंदु है या मुख्य फोकस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ठीक है, इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब बात आती है अगले बिंदु की, वो है हमारे पास में फोकस दूरी, जो भी है छठा पांचवा जो भी है आपके पास में फोकस दूरी। दर्पण का ध्रुव हो गया, त्रिज्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, फोकस आपके पास दूरी, फोकस दूरी स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। क्या है? फोकस बिंदु एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस बिंदु एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इस तरीके से हमें ये मिला। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ये आपके पास में फोकस दूरी है इतनी, यहां पास भी इतनी फोकस दूरी है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया आपके पास में। अब बात आती है द्वारक की। क्या है द्वारक? ठीक है, क्या है द्वारक? द्वारक की बात करते हैं। द्वारक में अगर देखें, जैसे ये आपके पास में दर्पण है, चाहे जो सभी दर्पण हो, ये जो x है, डायग्राम के साथ आपको बताना है, x और ये जो y बिंदु है, ये जो लेंथ है इसकी, अंतिम दर्पण के अंतिम किनारों के मध्य दूरी को, अंतिम किनारों के मध्य क्या बोलते हैं, दूरी को हम कहते हैं द्वारक, या हम कहें इसी दूरी को हम व्यास कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, दर्पण के अंतिम किनारों, ठीक है, जिसका नाम है x और y, ठीक है, x y, अंतिम किनारों x और y के मध्य दूरी को द्वारक कहते हैं। ठीक है, इसी को और करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास में दर्पण के व्यास को द्वारक कहते हैं, इसको व्यास भी कहते हैं।